ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में छपने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक देखिए और इसका फायदा उठाइए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो यूनिट 4 जो तरंग है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और इस चैप्टर से बनते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे हमने इंक्लूड कर लिए हैं बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, जिसमें आपकी पूरी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो पता चल जाएगा आपको कि इसके अंदर से ही क्वेश्चन सारे आने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तरंग है, यानी कि वेव जो होती है तरंग वो क्या होता है, मतलब तरंग किस प्रकार डिफाइन किया जाता है तरंग को, बताइए तरंगों को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है वेव्स को। तो इसका आंसर है कि ऊर्जा का स्थानांतरण बिना द्रव्य के स्थानांतरण के। ठीक है, तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है द्रव्य बिना द्रव्य पदार्थ के स्थानांतरण के, उसी को तरंग कहा जाता है, उसको तरंग में डिफाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ऊर्जा का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तरंगों का प्रकार होता है। तो तरंगों का कौन कौन सा प्रकार होता है, देखिए तरंगे यांत्रिक होती है क्या, बिल्कुल यांत्रिक भी होती है, और विद्युत चुम्बकीय, ये दोनों ही होती है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों तरंगों का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैकेनिकल वेव्स के लिए आवश्यक है, बताइए मैकेनिकल जो यांत्रिक तरंगे होती है उनके लिए क्या माध्यम या वैक्यूम लाइट, कौन सी चीजें जो उनके लिए आवश्यक होती है मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक तरंगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैकेनिकल जो तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक और इजी लगेंगे, लेकिन ये इनका मकसद ये था कि आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, जबकि 15 से 20 के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे एग्जाम रिलेटेड आएंगे, और इस टॉपिक जितने बन सकते हैं वो सारे हमने बना दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 80 से 100 के आसपास जो क्वेश्चन हैं उनमें से ही एग्जाम में छपेगा पूरा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, और वो क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप शुरू से देखते हुए जाएंगे, वो एडवांस लेवल प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती है, बताइए केवल माध्यम में कि केवल वेव वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात में, है ना, तो ये माध्यम में प्रोपेगेट करती है या फिर केवल वैक्यूम में करती है, दोनों में करती है, बताइए फोर फोर क्वेश्चन 4। तो बिल्कुल माध्यम में भी करती है और बिना माध्यम में भी, यानी कि वैक्यूम में भी, तो ये दोनों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो माध्यम और बिना माध्यम दोनों में चलती है, लेकिन जो यांत्रिक तरंगे हैं वो केवल माध्यम में चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्रांसवर्स वेव में कणों का दोलन होता है, बताइए। देखिए तरंगे दो प्रकार की, तो ट्रांसवर्स और ट्रांस, ठीक है, तो इन दोनों का दोलन, जो कणों का दोलन है वो किस प्रकार होता है, बताइए। तरंगों की समान दिशा में या तरंग के लंबवत, ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और नीचे है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो बताइए ट्रांसवर्स के अंदर कणों का दोलन तरंगों के समान दिशा में होगा या लंबवत होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल लंबवत होगा, तरंगों के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर कणों का दोलन यूं हो रहा है तो यूं होगा, ठीक है, तो तरंग इस प्रकार से चलेगी, अगर और कण ऊपर नीचे होंगे तो ये लंबवत होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स के अंदर क्या होता है, लंबवत। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती है उसके अंदर कणों का दोलन किस प्रकार होता है, 6 का आंसर दीजिए। तो ये होता है पेरेलल, इसमें क्या होता है कि कण यहाँ से यहाँ गति करते हैं, ये वापस फिर ऐसे 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 गति करते हैं कण, ठीक है, तरंग में ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। तो ये होता है समांतर हो गया ना, ये भाई ये भी इधर ही गति कर रही है और कण भी इधर ही गति, देख भाई, तरंग इधर गति कर रही है और कण भी इसके समांतर ही गति कर रहे हैं, ठीक है। तो कणों का दोलन होगा पैरेलल, ये लॉन्गिट्यूडनल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है कौन सा है, भाई। लॉन्गिट्यूडनल जो तरंगे हैं उनका उदाहरण कौन सा है, इनमें से लाइट है, साउंड है या वाटर वेव्स, कौन सी वेव्स है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्वनि तरंगे हैं वही लॉन्गिट्यूडनल का है जो उदाहरण है, ठीक है, साउंड, ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य लेमड़ा क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ये एम्पलीट्यूड है दो समान फेज वाले बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होती है, दो समान दो समान फेज वाले बिंदुओं के बीच की दूरी, बताइए 8वें का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बेसिक जो टर्म्स है इनको जानेंगे उसके बाद में ही तो आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि स्टार्टिंग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी जान पाएगी, उसके बाद आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ताकि आपको अलग से और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स को एटलीस्ट कम से कम शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहे एग्जाम तक। तो फ्रीक्वेंसी है जो क्या होती है भाई, ऑसिलेशन पर सेकंड दोलन की संख्या, ठीक है, पर सेकंड दोलन की संख्या, यही फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है टी, यानी कि आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है 1/f, यानी कि 1/आवर्ती। तो 10th का आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेव स्पीड का रिलेशन, वेव और स्पीड का जो रिलेशन होगा वो कौन सा है इसमें से, तरंग गति का, बताइए, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, कौन सा इनमें से राइट आंसर है, 11, 11 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वेग इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड ये वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अपन दोलन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था अपन ने, कुछ चीजें उनसे मिलती जुलती ही है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, तो वो समझना है आपको। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी अधिकतम विस्थापन जो होता है उसको ही एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार बताइए, वेव डिस्ट्रॉय होती है, डिस्प्लेसमेंट एल्जेब्रिक सम होता है, नो इफेक्ट नन, बताइए क्या होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 तो ये होता है इनका जो अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार ना उनका बीजगणितीय योग होता है, विस्थापन का बीजगणितीय योग होता है सुपरपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सुपरपोजिशन वैलिड होता है लीनियर मीडियम में या नॉन लीनियर मीडियम में, रैंडम में, बताइए अध्यारोपण का सिद्धांत कौन सी स्थिति में वैलिड होता है, बताइए 14 तो बिल्कुल ये लीनियर मीडियम में ही वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण जो होता है उसमें क्या होता है बताइए, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, जीरो होता है। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव है तो इसका मतलब जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, डिक्रीज, लेकिन अगर ये इंक्रीज जुड़ेगा तो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव होता है तो इसमें डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में क्या होगा, तो आपको पता है ये डिस्ट्रक्टिव के अंदर घटेगा, तो यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जीरो, सेम, नन, एम्पलीट्यूड जीरो। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, अगर जब सेम कला में होते दोनों सेम रहेंगे तो डिस्ट्रक्टिव में जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, फेज डिफरेंस जीरो होने पर क्या मतलब है, फेज डिफरेंस जीरो होने का क्या मतलब है, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव या फिर कुछ भी नहीं, बताइए 17 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है फेज डिफरेंस जीरो होगा तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फेज डिफरेंस पाई होने पर कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, बताइए, जब कलांतर इसके अंदर अगर पाई का कलांतर होगा तो फेज डिफरेंस देखिए यहाँ पे जीरो का है, जीरो में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो फेज डिफरेंस अगर पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, तो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बीट्स उत्पन्न होते हैं, बीट्स किससे उत्पन्न होते हैं बताइए, समान फ्रीक्वेंसी से, थोड़ी अलग फ्रीक्वेंसी से, या फिर नन, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, 19 का आंसर बताइए। ये होगा थोड़ी थोड़ी अलग, जो डिफरेंस होता है ना फ्रीक्वेंसी के अंदर थोड़ा थोड़ा, उससे ही बीट्स उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2 या फिर F2 F1 माइनस F2 या F1 F2, बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F1 माइनस F2 और इसका मोड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डोपलर इफेक्ट क्या है, डोपलर इफेक्ट बताइए, फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ठीक है, सापेक्ष गति के कारण उसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसके कारण ही डोपलर इफेक्ट दर्शाता है। तो बताइए 21 के आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डोपलर इफेक्ट में कारण क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर का मोशन, ठीक है, डोपलर इफेक्ट का क्या कारण है, सोर्स का और ऑब्जर्वर का जो गति होती है उसके कारण, सापेक्ष गति। क्वेश्चन नंबर 23, सोर्स ऑब्जर्वर की ओर आए तो फ्रीक्वेंसी में क्या परिवर्तन होगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर की ओर आए यानी कि दोनों पास पास आ रहे हैं तब क्या होगा, बताइए 23 तो जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज, जब पास पास आएंगे तो डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 24, सोर्स दूर दूर जाए, जब सोर्स, ठीक है, ऑब्जर्वर दोनों दूर दूर जाए तो क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये यहीं से रिलेटेड, इससे यहाँ से देखिए, यहाँ से की ओर जाए तो फ्रीक्वेंसी, और ये दूसरे वाले में कि तो अगर दूर जाए तो दूर जाए तो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्जर्वर सोर्स की ओर, अब देखिए सोर्स की ओर आ रहा है ऑब्जर्वर, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था,
यहाँ पे और था सोर्स ऑब्जर्वर की ओर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आ रहा है, तब क्या होगा बताइए, 25, तब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 25 में बताइए, तो इंक्रीज होगी, ठीक है। और ऑब्जर्वर अगर दूर जाता है सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताइए, 26 तो डिक्रीज होगी। तो ये चारों जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डोपलर फॉर्मूला जनरल, तो ये डोपलर इफेक्ट का सामान्य फॉर्मूला कौन सा है इनमें से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 क्योंकि डोपलर इफेक्ट स्पेशल दिया गया है, तो बताइए तो 27 का आंसर। तो जो ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ए, एफ डैश इक्वल टू एफ ब्रेकेट वी प्लस माइनस वी नोट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। ये इस डबल इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साउंड वेव की स्पीड डिपेंड करती है किस पर, तो ध्वनि गति है, ध्वनि तरंग की गति किस पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर, फ्रीक्वेंसी पर, एम्पलीट्यूड पर। 28 का आंसर दीजिए, 28, तो ये माध्यम पर निर्भर करेगी। क्वेश्चन नंबर 29, वैक्यूम में साउंड बताइए ट्रेवल करता है या नहीं करता, निर्वात में ध्वनि ध्वनि तरंग चलती है नहीं चलती बताइए, 29। तो इसके अंदर ये गति नहीं करती है, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निर्वात में नहीं चलती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30, वेव मोशन क्या है बताइए, वेव मोशन पीरियोडिक मोशन है, नॉन पीरियोडिक है, या फिर बोथ, किस प्रकार की गति है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। वेव मोशन पीरियोडिक मोशन है। क्वेश्चन नंबर 31, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू होता है कौन सी स्थिति में, सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो लागू होता है बताइए, 31 के अंदर, तो लीनियर मीडियम के अंदर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बताइए, प्रोडक्ट होता है एल्जेब्रिक सम, तो अध्यारोपण के सिद्धांत में जो परिणामी विस्थापन होगा वो इसका बीजीय बीजीय बीजगणितीय योग होगा, ऑप्शन नंबर बी एल्जेब्रिक सम। क्वेश्चन नंबर 33, वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी और फेज में बताइए, दो वेव्स है जो सेम फ्रीक्वेंसी और फेज है, उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम और फेज भी सेम है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा, भाई समान आवृत्ति और समान कला है, तो उस स्थिति में क्या होगा बताइए, 33 का आंसर दीजिए। तो कंस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि समान कला में और समान फ्रीक्वेंसी, तो कंस्ट्रक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 34, वेव अपोजिट फेज में, अब बताइए अपोजिट फेज में क्या होगा, अपोजिट फेज में डिस्ट्रक्टिव होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 34 में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है, संपोषी जो व्यतिकरण है उसकी कंडीशन क्या है, तो पाथ का जो डिफरेंस है वो एन लैम्बडा के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी कि संपोषी और विसंपोषी विसंपोषी इंटरफेरेंस है, उसकी कंडीशन क्या है, तो जो बताइए इनमें से जो पाथ डिफरेंस होगा किसके बराबर होगा, 36 ऑप्शन नंबर बी 2n+1 लेमड़ा अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 37 है भाई, इंटेंसिटी किसके समानुपाती होती है, इंटेंसिटी बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। तो ये ए स्क्वायर के समानुपात यानी कि एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के, इसका ऑप्शन होगा ये। ऐसा भी दिया जा सकता है एम्पलीट्यूड और इसका स्क्वायर, इसमें देखो चार ऑप्शन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, तो ए का स्क्वायर होता है, इसके समानुपाती होती है ये। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सेम एम्पलीट्यूड वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड कितना होगा, यानी कि सेम एम्पलीट्यूड वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है, समान आयाम है और कंस्ट्रक्टिव है, तो आयाम बताइए कितना होगा, दुगना हो जाएगा नहीं होएगा, 38 का बताइए। तो एकदम इनका आयाम दुगना हो जाएगा क्योंकि सेम है, ए है तो ए और ए, कंस्ट्रक्टिव के अंदर डबल ए। क्वेश्चन नंबर 39, सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स है और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में, तो डिस्ट्रक्टिव में ए जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 39 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है F1 - F2 का मोड। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बीट्स की संख्या प्रति सेकंड क्या कहलाती है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्या क्या कहलाती है बताइए, बीट्स की संख्या प्रति सेकंड, 42। तो जो डिफरेंस होता है इनके अंदर वो बीट्स की संख्या प्रति सेकंड होती है, इसमें डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, F1 - F2 का मोड। क्वेश्चन नंबर 43, डोपलर इफेक्ट लागू होता है लाइट पर, साउंड पर, या फिर दोनों पर बताइए, 43।
तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा सकता है, दोनों पर लागू होता है, लाइट पर भी और साउंड पर भी डोपलर इफेक्ट। अब देखिए साउंड डोपलर इफेक्ट के लिए मीडियम आवश्यक है या नहीं है, बताइए 44। तो एकदम मीडियम की आवश्यकता होती है साउंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, फोर्स ऑब्जर्वर की ओर आए तो क्या होगा, बताइए वेवलेंथ इंक्रीज होगी या वेवलेंथ डिक्रीज होगी। यहाँ पे वेवलेंथ की बात हो रही है। बताइए सोर्स ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है उस स्थिति में क्या होगा, 45 45। तो वेवलेंथ वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब ऑब्जर्वर की ओर आएगा ना सोर्स, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 46, और जब सोर्स दूर जाएगा तब क्या होगा, बताइए 46 46। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ आ रहा है, सोर्स की ओर आ रहा है, इसी स्थिति में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी की बात है यहाँ पे। 47 47, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और ये इन्हीं के अंदर आपको घुमा के रख देगा एग्जामिनर, इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद करना था कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए ऑब्जर्वर दूर जाएगा तब क्या होगा, किससे, ऑब्जर्वर किससे दूर जा रहा है, सोर्स से, ठीक है। जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तब फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर आएगा, फ्रीक्वेंसी बताइए 48 48, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए डॉपलर फॉर्मूला में न्यूमरेटर में होता है, बताइए सोर्स वेलोसिटी या ऑब्जर्वर वेलोसिटी या फिर दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 का बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑब्जर्वर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए डॉपलर का जो फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर कौन होगा, ऑब्जर्वर वेलोसिटी या फिर सोर्स वेलोसिटी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 तो इसमें होगा सोर्स वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे आप समझ गए हो कि डिनोमिनेटर में सोर्स वेलोसिटी और न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 51, साउंड डॉपलर में साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स पॉजिटिव, अवे नेगेटिव, या दोनों। साउंड का जो डॉपलर इफेक्ट होगा इसके अंदर बताइए कन्वेंशन किस प्रकार होगा। 51 तो दोनों प्रकार के होंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव और अवे नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए यदि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे तो क्या होगा, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी मैटर करती है या नहीं करती। 52 बताइए। तो एकदम रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो मैटर करेगी इनमें। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए स्टेशनरी सोर्स और मूविंग ऑब्जर्वर, सोर्स है वो क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है, और ऑब्जर्वर क्या है, मूविंग। तो ऐसी स्थिति में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का बताइए। 53, तो एकदम फ्रीक्वेंसी में अंतर आएगा, चेंज होगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऑब्जर्वर तो मूविंग है ना यहाँ पे, इस कारण। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी, लेकिन सोर्स क्या है, मूविंग है। तो इसी स्थिति में बताइए चेंज होगी नहीं होगी। 54 तो बिल्कुल इसमें भी चेंज होगी, क्योंकि दोनों की सापेक्ष गति है वो परिवर्तित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 55, डोपलर इफेक्ट डिपेंड करता है किस पर, रिलेटिव मोशन पर, एब्सोल्यूट मोशन पर, बताइए। 55 तो ये रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 56, इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, बताइए इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किस प्रकार की होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या जीरो होगी। 56 का आंसर दीजिए। तो इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कंस्ट्रक्टिव है ना, तो जुड़ जाती है इसलिए मैक्सिमम होगी, और डिस्ट्रक्टिव में घटती है इसलिए कम होती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए इनसे इंटेंसिटी पूछा है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, मिनिमम होगी या जीरो होगी। 57 का बताइए। 57 तो ये मिनिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए बीट्स में जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, पीरियडिकली वेरी करता है, बताइए। 58 ये पीरियडिकली वेरी करेगा। और इससे पहले इसका देखिए, हाँ ये जो इंटरफेरेंस में या इंटेंसिटी होगी डिस्ट्रक्टिव में जीरो होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 59, क्वेश्चन नंबर डॉपलर इफेक्ट में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से अलग होगी या फिर सेम होगी, बताइए। फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 59, तो ये दोनों डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए जो लाइट का डोपलर इफेक्ट है उसमें माध्यम की आवश्यकता होगी क्या, बताइए। मीडियम की रिक्वायर्ड होगी क्या, नॉट रिक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्ड, बताइए। 60 तो इसमें माध्यम की रिक्वेस्ट, क्योंकि जो ये लाइट जो होती है वो विद्युत चुंबकीय होती है, जबकि जो प्रकाश होता है वो यांत्रिक के अंदर, इसलिए उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज है वो 256 हर्ट्ज है और 260 हर्ट्ज है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब बीट फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूला से आपको देखना है F1 - F2 का
जो मोड आता है उससे, F1 माइनस F2 का मोड। तो बताइए कितना होगा इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर। तो ये होगा 4। क्वेश्चन नंबर 62, दो वेव्स का एम्पलीट्यूड समान है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी बताइए कितनी होगी, 2i होगी या फिर 4i होगी। एम्पलीट्यूड समान है तो क्वेश्चन नंबर 62 तो जो इंटेंसिटी होती है आई वो समानुपाती होती है ए स्क्वायर के, ठीक है। एम्पलीट्यूड समान है कंस्ट्रक्टिव में, तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। दो वेव्स का एम्पलीट्यूड समान है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होगा, तो इसमें होगी 4, आई 4 गुना होगी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा डिस्ट्रक्टिव में बताइए कितना होगा। 63 डिस्ट्रक्टिव में 0 हो जाएगा एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए पाथ डिफरेंस है जो लेबड़ा बाई 2 हो तो इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। लेमड़ा बाई 2 जो अगर पाथ डिफरेंस होगा तो इसमें कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव, बताइए 64 का आंसर दीजिए जल्दी। 64 तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 65, दो वेव्स सेम फेज में है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, भाई सेम फेज में है तो एन लेमड़ा होगा या फिर कितना होगा बताइए। 65 तो इसका आंसर होगा एन लेमड़ा। लेकिन अगर ये विपरीत में होगी तो कितना होगा, 2n+1 लेमड़ा अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 5 हर्ट्ज। यदि एक फ्रीक्वेंसी 200 है दूसरी कितनी होगी बताइए, 205 या 195, क्योंकि इनका अंतर 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 66 के अंदर, क्योंकि अभी आपको बताया था भाई बीट फ्रीक्वेंसी के लिए है F1 माइनस F2 का मोड। तो या तो इसमें से इसको घटाएंगे या फिर इसमें, भाई 200 में से 5 को है तो घटा देंगे, 200 में 5 को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए डोपलर इफेक्ट में जो सोर्स है ऑब्जर्वर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, सोर्स कहाँ आ रहा है ऑब्जर्वर की ओर, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताइए, बढ़ेगी या घटेगी। 67 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो पास आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी घटेगी। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए जो साउंड की स्पीड है, ध्वनि की स्पीड वो 340 मीटर पर सेकंड है और सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, तो बताइए लेमड़ा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69, ऐसे ही प्रश्न पूछ जाते हैं, बताइए 69 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा लेमड़ा इज इक्वल टू बी अपॉन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे लेमड़ा पूछा है, वी कितना है 340 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 340, तो लेमड़ा कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए दो वेव्स की जो फेज डिफरेंस है वो पाई है, तो इसका मतलब क्या होगा डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव बताइए। 70 डिस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि विपरीत कला में है ये। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी होगी ए स्क्वायर के समानुपाती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, बीट फ्रीक्वेंसी 0 होने पर फ्रीक्वेंसीज इक्वल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि F1 माइनस जो F2 है का मोड अगर 0 होगा तो इसका मतलब है F1 और F2 बराबर होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए डोपलर इफेक्ट डिपेंड करता है किस पर, भाई रिलेटिव वेलोसिटी पर या एब्सोल्यूट वेलोसिटी पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करता है डोपलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए अगर सोर्स दूर जा रहा है तो क्या होगा, सोर्स जा रहा है किससे ऑब्जर्वर से, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी बताइए। 74 दूर जाने पर लेमड़ा क्या है बढ़ता है, दूर जाने पर लेमड़ा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 75, ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आ रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर आ रहा है यहाँ पे और सोर्स स्थिर है, तो ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आ रहा है तब क्या होगा फ्रीक्वेंसी में 75 में बताइए, तो पास आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए दो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 100 और 110 हर्ट्ज, तो बीट्स पर सेकंड क्या होगा क्योंकि इन दोनों का अंतर होगा वो होगा 10, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए यदि v इक्वल टू एफ लेमड़ा है, ठीक है, तो एफ बढ़ेगा तो लेमड़ा में क्या परिवर्तन होगा, लेमड़ा घटेगा क्योंकि v तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, भाई की वैल्यू बराबर रहेगी इसके, अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, तो इसके अंदर लेमड़ा अगर एफ बढ़ाए तो लेमड़ा घटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए डोपलर फॉर्मूला में है ना ऑब्जर्वर की वेलोसिटी
न्यूमरेटर में क्यों होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 रिलेटिव मोशन के कारण, ठीक है, रिलेटिव मोशन के कारण इसको न्यूमरेटर में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, दो वेव्स है सुपर पोजिशन में, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दो वेव सुपर अध्यारोपण में, बताइए तो परिणामी विस्थापन होगा वह मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक सम, तो इनका जो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, साउंड वेव्स वैक्यूम में चलती है नहीं चलती, तो बताइए निर्वात में जो ध्वनि तरंग है वो चलेगी नहीं चलेगी, तो नहीं चलती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 दो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो ए और टू ए है, सेम फेज है, तो सुपरपोज करने पर रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, ए और टू ए, थ्री आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेम फेज में है तो जुड़ेगा। तो 81 का आंसर क्या होगा भाई, 81 का 3 ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, दो वेव्स का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का भी ए है, फेज डिफरेंस कितना है, पाई/2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई, पाई/2 के अंदर ये कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, बताइए। 82, 82 एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यानी कि 2 a² तो यहाँ पे आ जाएगा a√2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, दो वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में है, तो आवश्यक कंडीशन कौन सी होगी भाई, इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए या फिर पाई फेज डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। 83, 83, 83 बताइए, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव में बताइए 83 का आंसर क्या होगा। तो दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए और पाई फेज डिफरेंस होना चाहिए, क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, एम्पलीट्यूड अनइक्वल है, अलग अलग है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होगी बताइए, जीरो, नॉन जीरो, इनफाइनाइट। 84, 84 तो जीरो नहीं होगी, बल्कि घट तो कम ही तो हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी क्योंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी जीरो है, इसका अर्थ क्या है कि दोनों ही जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है, इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, वेव्स फ्रीक्वेंसी F1 और F2 है, यदि बीट सुनाई न दे तो इसका मतलब है F1 और F2 बराबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि दोनों बराबर होगी तो भी तो बीट्स की वैल्यू शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, डोपलर इफेक्ट में यदि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चले तो क्या होगा बताइए, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं चेंज होगी। 87, 87 का राइट आंसर दीजिए। तो इन दोनों में जो अंतर होगा, सापेक्षिक गति होगी वो बिल्कुल शून्य होगी, क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है, तो सापेक्षिक अंतर होगा वो जीरो होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, सोर्स की स्पीड साउंड स्पीड के बराबर हो जाए तो क्या होगा, डोपलर इफेक्ट नॉर्मल होगा या शॉक वेव बनेगी या नो इफेक्ट, बताइए। 88, 88, 88 का राइट आंसर क्या होगा, तो शॉक वेव बनेगी इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सोर्स साउंड स्पीड से अधिक स्पीड से चले तो क्या होगा, यानी कि फोर्स की स्पीड अगर ध्वनि गति की से अधिक हो तो क्या होगा, डोपलर इफेक्ट खत्म हो जाएगा या फिर सोनिक बूम आएगा, क्या होगा। 89, 89 तो एकदम से ये सोनिक बूम आ जाएगा, इसको सुपरसोनिक गति से गति करेगी ये, ध्वनि की गति से ज़्यादा तो हो जाती है तो सोनिक गति होती है। क्वेश्चन नंबर 90, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और मूविंग सोर्स है, तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, जब सोर्स तो मूविंग हो और ऑब्जर्वर एक ही जगह स्थिर हो तो उसमें क्या होगा, केवल न्यूमरेटर चेंज होगा, केवल डिनोमिनेटर चेंज होगा, ये दोनों चेंज हो गए। 90, 90, 90 बताइए, 90 तो केवल अगर जब ओनली सोर्स मूव कर रहा होता है तो डिनोमिनेटर चेंज होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मूविंग ऑब्जर्वर और स्टेशनरी सोर्स, सोर्स क्या है स्टेशनरी और ऑब्जर्वर क्या है मूविंग, तब इस स्थिति में क्या होगा भाई, न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होंगे। 91, 91, 91 तो इसमें केवल न्यूमरेटर चेंज होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, यदि ऑब्जर्वर सोर्स की ओर v स्पीड से और सोर्स भी ऑब्जर्वर की ओर vs स्पीड से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स की स्पीड से आए तो क्या होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक की स्पीड v है और एक की vs है, तब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मैक्सिमम इंक्रीज होगी, जीरो या फिर कुछ भी नहीं। 92, 92 बताइए, 92 जब दोनों पास पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मैक्सिमम इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इंटेंसिटी रेशियो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में इक्वल एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव और इसमें डिस्ट्रक्टिव में क्या अनुपात रहेगा इंटेंसिटी रेशियो का, बताइए। 93, 93
तो इसका अनुपात होगा 4:1 ऑप्शन, ठीक है, ये 4 4 i और 0। क्वेश्चन नंबर 94, वेव्स एम्पलीट्यूड ए और a/2 सेम फेज में है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे वही होगा, तो 3a/2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए फेज डिफरेंस 2 पाई होने पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव, बताइए। 95 2 पाई होते ही सेम कला में आ जाता है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए बीट्स तभी सुनाई देते हैं जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी में अंतर होगा, जैसे f1 माइनस f2 का मोड, अब इन दोनों में अंतर होगा तो बीट सुनाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए डोपलर इफेक्ट में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती है, किस पर नहीं करती है बताइए, रिलेटिव, मीडियम स्पीड, एम्पलीट्यूड या सोर्स फ्रीक्वेंसी। 97 का आंसर दीजिए। तो मीडियम की जो स्पीड होती है वो मीडियम, उस पर ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए साउंड डोपलर में विंड इफेक्ट इग्नोर कर दिया जाता है या वेलोसिटी को मॉडिफाई करती है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, कौन सी सिचुएशन इनमें से इससे संबंधित है। 98 का बताइए। तो जो विंड इफेक्ट होता है वो वेलोसिटी को चेंज करता है, विंड इफेक्ट है वो वेलोसिटी को मॉडिफाई करती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए यदि मीडियम स्टेशनरी न हो, ठीक है, विंड हो, तो क्या होगा बताइए, डोपलर फॉर्मूला बदलता है सेम रहता है। 99 तो एकदम डोपलर फॉर्मूला बदलता रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सारे क्वेश्चन लेबर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने और भी फ्रेंड्स जो फिजिक्स लेब असिस्टेंट के या एग्ज़ाम के लिए या फिर और अन्य एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और ये 100 क्वेश्चन अपन करेंगे, उसके बाद में देख उसके बाद में मिलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, और रैंडम फेज है, ठीक है, यानी कि ना ही तो सेम फेज है ना ही डिफरेंट है, तो बताइए इसमें क्या होगा। नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पॉसिबल, ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, तो इसमें जब फेज रैंडम है तो इसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक अपने टॉप 100 MCQ कर लिए हैं इस चैप्टर के, जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो गया होगा, सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपने कर ली है। लेकिन इसका एक बार दोबारा से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप इसका PDF टेलीग्राम से ले लेना, टेलीग्राम को स्कैन करके आप डाउनलोड ज्वाइन कर लेना। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका किसी प्रकार का डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ से आप डायरेक्ट स्कैन कर सके जुड़ सकते हैं हमारे इससे, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, और यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन फिजिक्स की यूनिट 5 है, लेब स्टैंड सिलेबस की, उसके टॉप 100 MCQ करेंगे जो कि एग्जाम में सीधे छपेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।